नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी इस होम लर्निंग एजुकेशन में आज फिर आपका स्वागत है। छठी इकाई जो है, जिसका शीर्षक है घर, जिसके लेखक भोलाभाई पटेल, साहित्य प्रकार निबंध, उसके सारांश की चर्चा हम लोग कर रहे थे। और अभी तक हमने ये चर्चा की कि शहर में स्थायी हो जाने के बाद लेखक का गांव का जो घर है वह यूं ही बंद पड़ा रहता था। उसे रखने का कोई ख़ास कारण अब रह नहीं गया था, क्योंकि गांव में लेखक जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अब नए पड़ोसी आ गए थे। अगर वे वहाँ रहने जाते किसी प्रसंग में, तो वे लोग इन्हें अनजान, अजनबी, आगंतुक ही समझते। दूसरा, यह घर अब धीरे धीरे जर्जरित होने जा रहा था, जीर्ण होता जा रहा था, गिरने की संभावनाएं थी। चौमासे में टीन का जो छप्पर है उनमें से पानी टपकता था, जिसके कारण दीवारों में दरारें भी काफ़ी पड़ गई थी। तो इन कारणों से अब लेखक और उसके परिवार वाले जो है भी ये उसकी माता को पूछकर ये निर्णय पर आते हैं कि गांव का जो पुश्तैनी घर है आखिर उसे बेच दिया जाए। लेकिन जब बेच ही देना है तो क्यों न एक बार इस घर में सभी मिलकर रह ले। तो सभी परिवार वाले यह तय करते हैं कि यह घर जो है उसमें एक बार मिलकर सभी रह लेते हैं। लेखक की कई सारी यादें उसमें जुड़ी हुई है। उसका बचपन उसी घर में बीता है। उसके माता पिता ने खुद मेहनत करके, मजदूरी करके यह घर जो है वह बनवाया था। उसके पिताजी जो है वह खुद ईंटें भरकर बैलगाड़ी में लाते थे। आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी भी लाए थे, चिनाई मिट्टी। और उसकी माता ने शहतीर तक तसले चढ़ाए थे। तो यूँ कहे कि उन्होंने मेहनत करके ये घर खुद मेहनत करके बनाया था। लेखक का बचपन उसी घर में बीता था। सबसे पहले पाठशाला में वे इसी आंगन को पार करके कंधे पर थैला डालकर गए थे। इतना ही नहीं, उसके दादा दादी एवं पिताजी की अर्थियाँ इसी घर के दालान में पूजा विधि करके अर्थियाँ जो है उसे बांधा गया था। लेखक के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत इसी घर में हुई। उसके भाई बहनों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी उसी घर में हुई। और दूसरा, ये घर का आसपास का जो वातावरण है वह भी सब बदल गया था। इस प्रकार लेखक और उसका परिवार ये निर्णय पर आया कि इतने पैसे मिल रहे हैं और उसे फिक्स डिपॉजिट में रखा जाए तब भी काम चल सकता। लेकिन बेच देने से पहले सपरिवार सभी भाई ये जो है मिलकर उस घर में रहने के लिए आते हैं। और कई सालों से जो घर बंद पड़ा था वह खुला। इतना ही नहीं, इस छोटे बड़े घर के सभी परिवार के जो सदस्य थे उनकी आवाज़ से वह घर जो है सुना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर लेखक अपने नगरवासी मित्र को भी गांव का यह घर देखने लाए थे साथ में, जिससे लेखक को लग रहा था कि पुराने दिन वापस लौट रहे हैं। लेखक की माता जो है वह भी लेखक के पिताजी की मृत्यु के बाद सामाजिक प्रसंगों में हिस्सा नहीं लेती थी, जो यहाँ आकर प्रसन्न रहने लगी। तो यहाँ तक इस गद्य का सारांश हमने देखा था। अब वहीं से हम आगे जो है वह चर्चा प्रारंभ करते हैं।
लेखक कहते हैं कि परंतु अब उसे महसूस होने लगा कि प्रत्येक दीवार घर की जो है वह उसे उलाहना देने लगी है। उलाहना शब्द का अर्थ होता है शिकायत। लेखक को ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा महसूस होता है कि घर की प्रत्येक दीवार उसे उलाहना, उपालंब, शिकायत दे रही है या कर रही है। लेखक दालान में अक्सर जहाँ पर बैठते थे, हमेशा जब वह वहाँ रहा करते थे, जब बैठते थे, जहाँ बैठकर पहली बार उन्होंने ककहरा सीखा था और जहाँ बैठकर पहले पहल उन्होंने छुट्टियों में उच्च कक्षा के शिक्षा के जो ग्रंथ जो है वह पढ़े थे, वहाँ जाकर लेखक बैठते हैं। और जहाँ पर पहले पहले उन्होंने शिक्षा ज्ञान प्रारंभ किया था, उच्च शिक्षा के ग्रंथ जिस दालान में बैठकर उन्होंने पढ़े थे छुट्टियों के समय, वहाँ जाकर बैठते हैं और वहाँ नज़दीकी एक भींत यानी कि दीवार पर लेखक जो है टेक लेते हैं तो एकदम अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि वह यादें लेखक की जो जुड़ी है वह उन्हें याद आने लगती है। वह भावुक हो जाते हैं और लेखक पीछे मुड़कर उस दीवार पर हाथ जो है वह फेरते हैं। वह दीवारें उन्हें कह रही थी, वह घर उन्हें कह रहा था कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए। क्या कह रहा था कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए, अर्थात कई साल से ये घर बंद था, अब थोड़े समय के लिए रहने आए और अब लेखक और उसके परिवार में जो है वह इस घर को बेचने का निर्णय कर लिया। तो वे उलाहना दे रही है, दीवार है घर की। लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वे दीवारें कह रही है कि एक तो इतने दिन बाद आए हो, अब बेचने का निर्णय कर लिया। लेखक कहते हैं कि मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र अर्थात बेचैन, व्याकुल। लेखक जैसे भीत से टेक लेते ही, सहारा लेते ही, ये दीवारें उन्हें उपालंब, शिकायत दे रही है। लेखक बेचैन हो उठते हैं, वहाँ से आंगन में खाट बिछाकर, खटिया डालकर बैठ जाते हैं। आंगन के भाग में जहाँ पहले पशु बांधे जाते थे, लेखक कहते हैं कि अब वहाँ पर खाली नाद है, खूंटे हैं, परंतु ढोर डंगर नहीं है। नाद का अर्थ होता है पशुओं को चारा देने का जो पात्र है उसे नाद कहते हैं। खूंटे अर्थात पशु, बैल, भैंस और गाय आदि को बांधने के लिए लकड़ी का खूंटा जो बनाया जाता है वह। वहाँ नाद है, खूंटे हैं, पर अब वहाँ जो पहले पशु बांधे जाते थे वह अब नहीं है। लेकिन जब लेखक उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मानो वे रंभाने लगे हैं। रंभाना अर्थात बैल, भैंस आदि का बोलना, पुकारना। तो जैसे ही वो नाद और खूंटे की ओर लेखक देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे पशु जो है वह रंभाने लगे हैं। लेखक एकदम खड़े हो जाते हैं, शून्य आँखों में भरा हुआ वे आंगन जो है उसे एकटक देखते रहते हैं। घर की ये खपरेल कितने सारे चौमासों में लेखक ने इसका संगीत सुना है। जब वहाँ पर रहते थे लेखक तो खपरेल और बांस का बना हुआ वो घर, उसकी छत जो है उसमें जब चौमासा होता और बारिश होती तो जो बूंदें गिरती पानी की, उनसे जो आवाज़ आती है संगीतमय लेखक को लगती। तो लेखक कहते हैं कि कितने सारे चौमासों में मैंने इसका संगीत सुना है। और यहीं आंगन में तोरण के नीचे मेरी बहनें जो है वह विवाह मंडप में बैठी थी।
और इतना ही नहीं, मेरे दादा दादा और पिताजी की अर्थियाँ भी यहीं पर तैयार की गई थी। लेखक ये सोचने लगते हैं तब उनका गला रूंध जाता है। गला रूंधना मतलब आवाज़ न निकल पाना, बोल न पाना। अब लेखक घर के अंदर के कमरे में जाते हैं। इस घर में पहुंचने के बाद जो घर की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ जिन चीज़ों के साथ लेखक की यादें जुड़ी हुई है, चाहे वह आंगन का पशु बांधने का स्थान हो, नाद हो, खूंटे हो, या घर की अन्य कोई दीवारें या कमरा, हर बातों के साथ लेखक का जहाँ पर संबंध जुड़ा है, उन हर एक बातों को लेखक यहाँ पर दोहराते हैं। घर के अंदर के कमरे में लेखक जाते हैं। बंद कमरा और जर्जरित कमरा उसे और मुखर लगा। मुखर का अर्थ होता है वाचाल, कुछ और ज़्यादा उसे कह रहा। वहाँ पिछली दीवार की एक जारी से उसमें प्रकाश आ रहा था। लेखक अंदर के कमरे में गए। वह बंद जर्जरित कमरा लेखक को और मुखर लगता है। मुखर मतलब वाचाल, कुछ कह रहा है उसे, और ज़्यादा कह रहा है। जब वे वहाँ जाते हैं तो उनकी पिछली दीवार की एक बारी से थोड़ा प्रकाश जो है वह वहाँ पर आ रहा है। यह एक समय में यह कमरा जो है उसमें पिटारे रखे जाते थे, कोठार होते थे, सामान रखा जाता था। अब सब वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ कुछ भी नहीं। परंतु वहाँ पर दही बिलोने का एक मिट्टी का मटका और सामने खूंटे पर एक रई लगाई हुई है, लटकी हुई है। क्या बात है कि उस कमरे में थोड़ी सी चीज़ें अभी है। पहले वहाँ अनाज भरने के कोठार और पिटारे रखे जाते थे। अब वहाँ दूसरी चीज़ें तो हटा दी गई है, ले ली गई है, लेकिन वहाँ पर एक मिट्टी का मटका जिसमें दही बिलोया जाता था, और साथ ही साथ उस दही को बिलोने के लिए जो रई होती थी जिसे घुमाकर दही को बिलोया जाता था, वे सामने की दीवार पर लटकी हुई है। लेखक सोचते हैं कि मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी यहीं जन्मी है, और अब देखिए ये घर के साथ हर प्रकार की यादें लेखक की जुड़ी है। खुद उनका जन्म उस घर में हुआ, उनकी संतानें भी इसी घर में जन्म लेती है। लेकिन अब क्या, अब मतलब कि अब तो ये घर लेखक ने और परिवार वालों ने बेचने का निर्णय कर लिया, तो अब क्या होगा। लेखक वहाँ से बीच के खंड में जाते हैं जहाँ पर लेखक और परिवार जो है उसका वह खाना खाता था। वहाँ से आगे लेखक जो है आंगन के भाग में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी जो बूढ़ी माता है वह यूं ही बैठी हुई है, और उसके पास जाकर लेखक जो है बैठते हैं। वे देखते हैं तो उसकी जो बूढ़ी माता है वैसे ही बैठी है, सुनमुन बैठी है। उसकी माताजी को अब कम दिखाई देता है और कम सुनाई भी देता है। लेखक को लगता है कि अब उसकी माताजी जो है वह अधिक समय जो है वह नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि अब उन्हें सुनाई भी कम देता है और बोलते भी कम है, दिखाई भी कम देता है। तो लेखक उसके पास जाकर पूछते हैं, उसकी माता रो रही है। तो लेखक उससे पूछते हैं कि यह क्या माँ, तुम रो रही हो। आंगन के भाग में जब बीच के खंड में से होकर जहाँ लेखक और उसका परिवार जो है खाना खाता था, वहाँ से निकलकर जब आगे जाते हैं तो उसकी माता बैठी हुई है और रो रही है। लेखक उसके पास जाकर पूछते हैं कि यह क्या, तुम रो रही हो माँ। लेखक के पूछने पर
वे और ज़ोर से रोने लगती है और वे कहती है कि यह घर, मतलब कि यह घर मत बेचो। वाक्य अधूरा लेखक ने रख दिया, यह घर। बस इतना ही वह कह पाई और आंसू गिरने लगे, हिचकियाँ लेकर ज़्यादा रोने लगी। पिताजी के अवसान के समय उसकी माता जितना नहीं रोई थी, लेखक कहते हैं कि इस समय वे उतना रो रही। वे हिचकियाँ लेकर रो रही और रोते हुए कह रही है कि यह घर मैं जब तक जी रही हूँ तब तक मत बेचो, मत निकालो। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और मेरे चले जाने के बाद फिर तुम लोग इसे बेच देना। वह हिचकियाँ लेकर लेखक को कह रही है, रोते हुए, आंखों में आंसू है, कि मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, जब तक मैं हूँ यह घर मत निकालो, मेरे चले जाने के बाद तुम जो चाहो वो करना। लेखक कहते हैं कि परंतु माँ, तुमने ही तो कहा था, घर बेचने का निर्णय तुम्हें पूछकर ही लिया गया था। लेखक की माता कहते कि तो क्या, कहा तो होगा, परंतु वापस यहाँ आकर मेरा मन जो है वह बदल गया है। लेखक की माता का रोना जो है वह बंद नहीं हो रहा था। लेखक अपनी माता को रोता हुआ देखकर दुखी तो होते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे दुख तो हुआ, लेकिन आनंद जो है वह विशेष रूप से हुआ। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो माता एकदम सुनमुन रहती थी, बोलती नहीं थी, सामाजिक प्रसंगों में हिस्सा नहीं लेती थी, वह रो रही है। लेखक को लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसको जीवन और जगत में रुचि है। लेखक और उसका परिवार तो मान बैठा था कि अब उसकी माता जो है वह दिन गिन रही है। दिन गिनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के समीप या नज़दीक होना। लेखक और उसके परिवार वालों ने तो यह मान लिया था कि उसकी माता अब दिन गिन रही है, क्योंकि उसको जीवन जगत में रुचि नहीं है। लेकिन जब माँ रो रही है और ये कह रही है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये घर मत निकालो, तो लेखक को लगता है कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसको जीवन में, जगत में रुचि है। घर निकाल देने की बात को लेकर मन में, लेखक के मन में अपराध बोध तो पहले से ही था। अंदर ही अंदर एक प्रकार का अपराध भाव था। जैसा कि मैंने आगे भी कहा कि लेखक की कई सारी यादें बचपन से लेकर दाम्पत्य जीवन, उसकी संतान इसी घर में बड़ी हुई, तो उसका परिवार जो है, उनकी हर प्रकार की यादें इस घर में जुड़ी हुई है। इसलिए जब बेचने की बात आई तो लेखक के मन में भी अंदर ही अंदर एक प्रकार का अपराध भाव जो था। परंतु अब तो एक प्रकार का तीव्र पीड़ा, कसक हृदय में उठी, क्योंकि अब माता रो रही है और बेचने के लिए मना कर रही। एक अपराध भाव तो था, पर अब हृदय में और ज़्यादा तीव्र कसक का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, पीड़ा उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय जो है वह आखिर लिया गया था। और इतना ही नहीं, इकरारनामा जो है, करार पत्र जो है वह भी हो गया था। और जब इकरारनामा हो जाए तो मुकरना बहुत गलत बात होती है। तो घर बेचने का इकरारनामा जो है, करारनामा जो है वह भी हो चुका था। लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य जब घर बेचने की बात आती तो मौन हो जाता था, क्योंकि उसकी माता रो रही थी इस घर बेचने की बात पर। और जब भी घर बेचने की कोई बात आती तो घर का प्रत्येक सदस्य जो है वह मौन धारण कर लेता था। ये सब हो ही रहा था कि तभी उसका छोटा भाई जो है वह घर खरीदने वाले के साथ घर पर आता है। घर के अन्य सदस्य भी वहां आकर बैठ जाते हैं और माता को मनाने लगते हैं।
माँ को समझाने लगते हैं और समझाने का प्रयत्न करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि हम अधिक सुविधा वाला जो घर है वह इसी गांव में नया मकान जो है, माता जैसा कहेगी वैसा इस घर के जो पैसे आएंगे उनसे बनाएंगे। क्या समझाने लगते हैं कि अधिक सुविधा वाला वह नया मकान जो है इसी गांव में बनाएंगे, इस घर के जो पैसे आएंगे उनमें से ही, और माता जैसा कहेगी वैसा वह घर बनाएंगे। तो इस प्रकार वे उनकी माता को समझाने लगते। लेकिन उसकी माँ जो है वह कहती है कि मैंने इस घर की शातिर तक ईंटें चढ़ाई है। शातिर मतलब घर का ऊंचाई वाला भाग। खुद उन्होंने अपने मस्तक पर तसले लेकर इस घर का जो ऊंचाई वाला भाग है वहाँ पर उन्होंने चढ़ाई। कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी उमंगों से ये घर जो है वह बांधा था, बनाया था। इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर जब तक मैं हूँ। माता जब इतना बोलती है तो लेखक का जो छोटा भाई है वह समय की नजाकत को समझ जाता है। नजाकत अर्थात कोमलता, सुकुमारता, समय की नजाकत को वे समझ जाता है। और घर खरीदने वाला जो आया था उनको वे कहता है कि भाई कुछ दिन ठहर जाओ, रुक जाओ, जब भी यह घर बेचेंगे तब तुमको ही देंगे, तुम्हारे सिवा और किसी को देंगे नहीं। जैसे ही लेखक के छोटे भाई ने ये बात कही तो मानो घर के सभी सदस्य जो थे उनकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। छाती पर से पत्थर हटना मतलब बोझ हल्का होना, भार हल्का हो जाना। लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से जैसे ही कहा कि थोड़े समय रुक जाओ, जब भी घर बेचेंगे तब तुमको ही देंगे, इस बात पर घर के प्रत्येक सदस्य के हृदय पर से ये जो बोझ था, छाती पर जो पत्थर रखा हुआ था मतलब बोझ था, वह हल्का हो गया। लेखक अंत में प्रतीकात्मक वाक्य रचना रखते हुए इस गद्य की पूर्णाहुति करते हैं कि बरसात के बाद खुले आकाश सा माँ का मुख जो है वह देखकर मानो ये जर्जरित घर हंस रहा था। बरसात के बाद जैसे आकाश दिखाई देता है, बरसात के बाद बादल हट जाने पर खुला आकाश जैसे दिखाई देता है सुंदर, वैसे उस बूढ़ी माँ का मुंह देखकर यह जर्जरित जो घर है वह हंस रहा था। और लेखक और परिवार के सदस्यों को यह अनुभव हुआ कि अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। अदृष्ट का अर्थ होता है जो दिखाई न दे से, गृह देवता मतलब घर के देवता। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श घर के सभी सदस्यों को महसूस हो रहा था, अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि पुराना घर न बेचने का आखिर निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं इस गद्य में, निबंध में, कि घर के साथ जुड़ी हुई लेखक की जितनी भी यादें हैं उनको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये था इस गद्य का कथा सारांश। अब आपको इस गद्य का व्याकरण और इसके स्वाध्याय प्रश्न जो आपको लिखने हैं वह मैं इस PDF फाइल में इस भाग के साथ ही आपको भेज रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर यह गद्य पूरा करते हैं।